नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों आज हम काला असाइनमेंट का पेपर नंबर 5 करने वाले हैं, सेक्शन सी विभाग। और सेक्शन बी विभाग में बहुत डिटेल में चला रहा हूं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं। आने वाले समय में बड़ा मैं आपको सारे सेक्शन वाइज वीडियो बना बना के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे आज हमारा पेपर नंबर 5 है, कल हमारा पेपर नंबर 6 होगा। वैसे जैसे ही हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होगा, वैसे ही बड़ा मैं आप लोगों के लिए सेक्शन ई विभाग बनाऊंगा, जो 4 मार्क्स में आता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं उस वीडियो को बहुत जल्दी लाने वाला हूं आप सभी के समक्ष। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आता है? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है। अगर समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना, और अगर कमेंट नहीं करते तो मैं ऐसा समझूंगा सबसे बड़े मूर्ख तुम ही हो। क्योंकि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है बड़ा। वीडियो तो बहुत सारे देख सकते हो आप, पर समझ में आना भी जरूरी है ना। तो इसलिए देख कर बताइए, और बताइए कमेंट करके कि क्या तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। यस या नो। अगर अच्छी लगती है तो हाँ, नहीं अच्छी लगती है तो ना, बात खत्म करो उसमें। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और इसे भी हम लोग बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, और वो भी आपको पूरा का पूरा हिंदी में मिलेगा। कोई भी गुजराती में मिलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर चीज समझाऊंगा, हर चीज डिटेल में समझाऊंगा। बस आप लोगों को मेहनत करते रहना है। बस क्या करना है? मेहनत करते रहना है बस। मेहनत से हार मत मानिएगा बेटा, मेहनत से हार मत मानिएगा, बाकी आपका सब काम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, सबसे पहले यहां पर लिखा क्या है बेटा, ये वाला क्वेश्चन का हिंदी बेटा, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 50 सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 मिल जाएगा। चलिए, वैसे ही एक क्वेश्चन बड़ा मार्च 19 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये मार्च 23 में पूछा गया। ऐसे ही क्वेश्चन मार्च 19 में भी पूछा गया था, ये रहा क्वेश्चन बड़ा। और वहां पर क्या किया था हम लोग ने? सिर्फ ओनली फॉर वर्ड्स चेंज किया था। यहाँ पर 2014 लिखा है ना, और यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा था बड़ा? 2017 लिखा था। क्वेश्चन वही है बड़ा। ठीक है। बस खाली वर्ड से चेंज है, तो आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है बड़ा। मैं सोचा क्या ही कटिंग पिटिंग करूं, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो 2014 यहाँ पर 2014 2016 लिखा है बड़ा, और उसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2017 और 2019 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। यदि 2017 के लिए किसी वर्ग का परिवार का व्यय पात्र औसत आय 25,000 रुपया हो, तो उस वर्ग का वर्ष 2017 का आधार वर्ष 2019 के जीवन निर्वाह का लागत खर्च का सूचकांक 120 हो, तो 2019 के लिए वर्ग के परिवार का खर्च पात्र का आय का अनुमान कितना होगा, वहां बताना है। यानी कि 2017 में जो खर्च पात्र का जो आय दिया था, वो आपको 25,000 दिया था, और जबकि 2019 का जीवन निर्वाह का लागत का जो खर्च दिया था वो 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से दिया था। तो जो जो चीज दिया वो लिख दो। 2017 का औसत आय आपको दिया है 25,000, 2019 का निर्यात का जीवन निर्वाह खर्च दिया 120, और 2017 का जो आधार वर्ष होगा बाबू, हमें बताया था 2017 का आधार वर्ष हमेशा क्या होता है, हमेशा याद रखना, हमेशा माइनफिट कि 100 ही होगा बेटा। हमेशा याद रखना 100 ही होगा, हमेशा क्लियर याद रखना 100 होगा मतलब होगा कंफर्म बेटा। अब इस सवाल को सोल्व कैसे करना, देखो मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो क्या किया मैंने, 25,000 गुणे 120 भागे 100 कर दो, बस आपका आंसर आ गया। 25,000 गुणे 120 भागे 100 करेंगे तो कितना आएगा? 30,000 आएगा इसका राइट एंड फाइनल आंसर। और अगर आपको एकदम शॉर्टकट में निकालना है तो एमसीक्यू के लिए निकालना है, तो देखो 25,000 गुणे 120% करोगे तो आपको डायरेक्टली 130,000 की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो कितना इजी सवाल था बेटा, बहुत इजी सवाल था, 2 स्टेप में आपका सवाल कंप्लीट। लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बेटा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मतलब आपका सवाल आपके जेब में होगा बेटा। आई होप, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कार्ल पियर्सन की पद्धति में गुण और दोष के बारे में बताओ। चलिए ये भी निकालते हैं बेटा, इसका भी उत्तर काफी इजी शानदार है बेटा। ये रहा आपका आंसर, कार्ल पियर्सन विधि के गुण और दोष बताना। सबसे पहले हम उसकी अच्छाई की बात करते हैं, गुण।
बड़ा अगर 2 नंबर का पूछे ना तो कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दोगे तो भी चलेगा। हाँ, 2 गुण में लिख दो, 2 पॉइंट 2 उसमें लिख दोगे तो भी चलेगा, आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा बड़ा। और अगर 3 नंबर में पूछे तो 3-3 पॉइंट लिखने का बड़ा। क्लियर हो गया? 2 नंबर में बोले तो 2-2 पॉइंट लिखो। क्लियर? चलिए चलिए, पहला पॉइंट, पहले इसकी अच्छाई बात करते हैं, काल पियर्सन की। यह विधि के द्वारा दो चलों के बीच यह विधि के द्वारा दो चलों के बीच सहसंबंध का प्रकार और उसके बीच के संबंध को हम लोग जान सकते हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि काल पियर्सन की विधि के द्वारा दो चलों के बीच के सहसंबंध के प्रकार और उसके बीच का संबंध हम लोग घनिष्ठता भी जान सकते हैं। पहला फायदा। दूसरा, चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दो चर के बीच समरेखीय सहसंबंध मापने का यह सबसे प्रचलित विधि है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि दो चर के बीच समरेखीय सहसंबंध मापने का सबसे बेस्ट और सबसे प्रचलित विधि यही है, काल पियर्सन। और तीसरा पॉइंट क्या बड़ा, यह सहसंबंध की घनिष्ठता को भी संख्या में दर्शाता है। यह सहसंबंध घनिष्ठता में भी इसकी संख्या दर्शाया जाता है। किसकी? एक काल पियर्सन की। तो ये थे इसके बड़ा अच्छाई। अब बड़ा तीनों आपको आई होप अच्छाइयां समझ में आ गया। देखो बड़ा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। बस मेरे द्वारा बोली गई जो शब्द हैं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, क्या आपको वो तो समझ में आ रहा है ना? अगर आपको मेरे शब्द जो आ रहे हैं क्लियर, अगर वो आते तो आप उसे भी बोलकर लिख सकते हो। आई थिंक ये थे इसके क्या बोलते हैं फायदे। अब हम उसके नुकसान के बारे में बात कर लेते। बड़ा नुकसान 2 हैं यहां पर। पहला नुकसान क्या है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, काफी इजी है, छोटा सा। देखो, सहसंबंध के मूल्य पर अंतिम अवलोकनों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। सहसंबंध के मूल्य पर अंतिम जो अवलोकन होता है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये इसकी हानि है। और उसके बाद एक और पॉइंट क्या लिखा है, यह विधि परिकल्पना पर आधारित है। परिकल्पना मतलब विचारों पर आधारित है। दो चलों के बीच समरेखीय सहसंबंध है या समरेखीय सहसंबंध ना हो तो इस विधि से सहसंबंध गुणांक का अर्धघटन किया जाए तो वह रेखा अर्धघटन अर्धहीन मानी जाती है। मतलब ये कह रहा है कि यह विधि जो है परिकल्पना पर आधारित है। परिकल्पना मतलब हमें जैसे आपने देखा होगा यूबी वाला जब मेथड करते हैं तो उसमें हम वैल्यू को अज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो यह विधि क्या है, परिकल्पना पर आधारित है और दो चलों के बीच का समरेखीय सहसंबंध है। लेकिन मान लो अगर यह समरेखीय सहसंबंध ना हो तो यह विधि के द्वारा ज्ञात किया सहसंबंध गुणांक का अर्धघटन किया जा सकता है, लेकिन वह करना क्या हो जाएगा, अर्धहीन, मतलब उसका कोई मतलब रहता नहीं। तो यही क्या है, इसकी हानि है, यही क्या है, इसकी दोष है। तो आई होप, आशा करता हूं बड़ा मैंने जो शब्द बोला शायद आपको वो शब्द सुन करके शायद याद भी हो गया। आप इसी वीडियो को अगर 2 से 3 बार अगर देख लेते हो, सुन लेते हो, तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। एक बार आप पढ़ो तो सही, एक बार आप लिखो तो सही। लिखोगे पढ़ोगे तभी बढ़ोगे आगे, लिखोगे पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे आगे। तो इसलिए लिखा भी करो और पढ़ा भी करो। और जब एक चीजों को 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप उसके राजा बन जाओगे। आपके मुंह से फर फर करके आवाजें निकलेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है मैडम, यहाँ पर नियत संबंध रेखा y के 23.2 माइनस 1.x अनुआयोजित एक अवलोकन 6 और 17 का उपयोग किया जाए तो x बराबर 6 है, तो y की अनुमानित त्रुटि भी ज्ञात करना है। अब त्रुटि का सूत्र क्या होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर पहले समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले हम इसका हिंदी बता देते हैं। ये भी मार्च 22 में पूछा गया क्वेश्चन था। नियत संबंध रेखा y के 23.2 एंड 1.2x के मतलब अनुमायोजन एक अवलोकन 6 और 7, तो पहला वाला जो होगा बड़ा वो x की कीमत होगा, y वाला ये 17 जो है y की कीमत है। उपयोग हुआ हो तो x बराबर 6 के लिए y के अंकलित मूल्य की त्रुटि ज्ञात करो। अब त्रुटि का सूत्र क्या है बाबू, ये समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको जहां पर जो भी समीकरण दिया आपको वो समीकरण यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया, ये x की कीमत है, ये y की कीमत है, ये x बराबर 6। तो बोल रहा है x बराबर 6 लेने पर तो जहां पर x होगा वहां पर मैं क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। बस 23.2 माइनस 1.2 x की जगह पे 6। तो अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको मिलेगा 7.2 और ये y का y
इसमें से इसको माइनस करूंगा कितना आएगा 16। अब आपको क्या निकालना है त्रुटि। तो त्रुटि का सूत्र क्या होता है बाबू, तो त्रुटि का सूत्र है ई बराबर वाई माइनस वाई के, ई बराबर वाई माइनस वाई के। तो वाई की वैल्यू कितना दिया है 17 और वाई कैप की वैल्यू कितना दिया है 16। तो 17 में से 16 का कितना आएगा 8। यानी इस सवाल में क्या है एरर, यानी कि ई बराबर क्या है 1, इसका क्या होगा एरर होगा, इसकी गलती होगी। आई होप बड़ा आपको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बड़ा बहुत मेहनत से बड़ा वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं और मेहनत करते हैं और रिसर्च करते हैं, तब बड़ा आपके लिए इतना सारा वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के एक लाइक, आप लोगों के एक सपोर्ट, आप लोगों के कमेंट के द्वारा बड़ा बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपके मोटिवेशन की वजह से बड़ा मेरे को वीडियो बनाने की बहुत इच्छा होती है। और इस तरीके अगर इसी तरीके से बड़ा अगर आप प्यार बनाए रखें, अगर इसी तरीके से बड़ा मेरे को आगे बड़ा मोटिवेशन मिलता रहा, तो बड़ा मैं आपके लिए और भी बहुत सारे नए नए चीज़ें जुगाड़ लगाने वाला हूँ और धीरे धीरे करेंगे। बड़ा एक बैग तो नहीं कर सकते। अब आपको भी पता है कि इतना बड़ा सेटअप करने में बड़ा आई थिंक बहुत सारा मेहनत लगता है और सब चीज़ें मैं करूंगा, लेकिन बड़ा बोलते ना हर चीजों का समस्या होता है, उन समस्याओं का समाधान करना है तो वो समस्याओं को समाधान करने के लिए आप सभी की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी बेटा। और जब तक आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बेटा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे के सपोर्ट के द्वारा ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए आप लोगों को सपोर्ट करना है और आप लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और लाइफ में तब तक रुकना नहीं जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। और बोलते हैं ना जिंदगी में सफल वही होते हैं जो संघर्ष और मेहनत करते हैं, और जो मेहनत नहीं करते वो क्या क्या आपको लगता है कभी सफल होंगे, नहीं होंगे भाई। वही लाड़ी खींचेंगे, ऑटो चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जूता पालिश करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का काम करोगे बड़ा, आपको वहां से पैसे मिल जाएंगे लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तो हो जाओ सक्सेस। और तब तक न रुको जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। और आपको एक संकल्प बनाना होगा, आपको एक संकल्प बनाना होगा, साला झुकेगा नहीं। लेकिन जब तक पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तब तक रुकेगा नहीं। आप लोगों को फोड़ना है पेपर को और आप लोगों को जीतना है और आप लोगों का लक्ष्य पूरा करना है। और मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे प्यारे बच्चे सब कुछ करेंगे और इन लोगों के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी असंभव नहीं है। और मुझे पता है असंभव को संभव बनाने में मेरे बच्चे बहुत मेहनत करेंगे और कुछ भी हो जाए रिजल्ट तो अच्छा ला के दिखाएंगे, रिजल्ट तो अच्छा ला के दिखाएंगे। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूं मेहनत करते रहो, रुको मत, तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। इसलिए मेहनत करते रहो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। समझा क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मौसमी घटक पर नोट लिखो। गुजराती पढ़वानू नहीं, हिंदी भरवाइस। चलो दिखाओ आवड़े केम नहीं आवड़े, गुजराती आवड़े भाई साहब। चलिए हिंदी बोलता हूं मैं। मौसमी कमी वृद्धि पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी देखो यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना। चलिए अब बड़ा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मई 21 में पूछा भी गया था बड़ा। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सामयिक श्रेणी के चल के अत्यंत अल्पकाल, अल्पकाल मतलब बड़ा कम समय के लिए, यानी कि सामयिक श्रेणी के चल में अत्यंत अल्पकाल में जो लगभग नियमित कमी वृद्धि होती है, जो नियमित कमी वृद्धि होती है, ऐसे घटक को हम लोग मौसमी घटक का प्रभाव है। और सामान्यतः इस कमी वृद्धि में पुनरावर्तन काल 1 वर्ष से कम होता है, इसलिए हम इसे मौसमी घटक के रूप में भी जानते हैं। यानी कि सामयिक श्रेणी के अंदर जो चल पड़ा वो बहुत कम समय के लिए होता है, लगभग नियमित कमी वृद्धि होती है और ऐसी वह मौसमी घटक का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः इस कमी वृद्धि में पुनरावर्तन का काल 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए होता है, इसीलिए क्योंकि हर साल बड़ा मौसम के आधार पर चेंजेस होते रहते हैं और ये नियमित चेंजेस होता है, मतलब कि एक एक साल के अंदर बार बार क्या होते हैं चेंजेस होते रहते हैं। इससे आपको भी पता है बड़ा ठंडी होती है तो फिर उसके बाद गर्मी भी होती है, फिर उसके बाद बरसात भी होता है। तो ये नियमित है बड़ा, नियमित कहा जाता है। मतलब जैसे कि कुछ चीजें होता है जो डेली होता है, कुछ चीजें होता है जो महीने पे होता है, कुछ चीजें होता है जो 4-4 महीने पे होता है, कुछ चीजें होता है जो एक ही साल में होता है, कुछ चीजें होता है जो 7-7 महीने में होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि वो नियमित हो रहा है हर एक साल में, पर नियमित हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बताऊं, चलो बताता हूँ, बताऊं, चलो बताता हूँ, बताता हूँ। आप लोग फरवरी मनाते हो,
हाँ मनाते हैं। 14 फरवरी आता है, हाँ आता है। तो क्या चलो, तो 14 फरवरी हर साल आता है ना, आता है कि नहीं आता है? आता है, कमेंट करो। आता है, 14 फरवरी आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। आगे बोलने की जरूरत नहीं, आगे समझ जाओ, तुम लोग समझदार हो। चलो, समझ गया ना? ओके, 14 फरवरी हर साल आता है। तो ये कैसा है बाबू? ये नियमित है। ये कैसा है? नियमित है। 14 फरवरी हर साल आता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? नियमित। वैसे मौसम के आधार पे चेंज होते रहते हैं, तो वो भी नियमित है, और उसको भी फिक्स होता है कि हर 4 महीने में आएंगे कुछ ना कुछ, या साल भर में आएंगे आएंगे, बट वो कंफर्म होता है बड़ा आएगा। जैसे ठंडी का महीना भी चल रहा है, तो ये हर साल आता है ना ठंडी। आता है कि नहीं आता है? आता है ना? हाँ सर आता तो है। तो ये बस उसी को कहते हैं मौसमी कमी वृद्धि। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसके बारे में अगर लिखना है थोड़ा बहुत और, तो ये 2 पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे प्राकृतिक तत्वों का अभाव और मानव सृजित तत्वों का प्रभाव। अब ये क्या होता है बाबू, समझाता हूँ। प्राकृतिक मतलब होता है जो नेचुरल तरीके से अपने आप खुद से होती हो, जैसे कि सामयिक श्रेणी के मूल्य को ऋतुगत या जलवायु परिवर्तन संकलन में कमी वृद्धि होती है, ऐसी कमी वृद्धि को हम नियमित अंतराल में होती है। अभी मैंने आपको बताया बड़ा, जैसे ऋतुगत मतलब हर वर्ष से ऋतु चेंज होते थे, जैसे कि कभी ठंडी होता है तो कभी गर्मी होता है तो कभी बरसात होता है, और जलवायु परिवर्तन होता रहता है बड़ा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग नियमित कहते हैं। ये नेचुरल है बेटा बाबू, ये नेचुरल है। ठंडी को तुम नहीं बनाते हो, तो तुम्हारे काका बनाते हैं। ठंडी नेचुरल है भाई। एक दिन गर्मी है तो भाई एक दिन ठंडी भी होगी, तो एक दिन बरसात भी होगा। तो ये कैसा है? नियमित है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। गर्मी में आप लोग एसी का हवा लेते हो, पंखे चलाते हो, कूलर चलाते हो, बेना आंकते हो, बस वही सब है। गर्मियों में पंखे, कूलर, एसी की मांग बढ़ती है ज्यादा। बढ़ती कि नहीं बढ़ती है? हाँ बढ़ती तो है सर। और जब ठंडी होती तब क्या पहनते हो? गर्म कपड़े। पहनते हो कि नहीं पहनते हो? हाँ पहनते हैं। तो ये था आपका नियमित। और ये प्राकृतिक तत्व का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, अभाव होता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए भाई साहब। ठीक है, अब इसे तो आप अपनी मर्जी से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बड़ा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तभी आपको आएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि गर्मी में पंखे, कूलर, एसी की मांग बढ़ती है, जब ठंडी आता है तो गर्म कपड़े की मांग बढ़ती है। तो ये क्या है? प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव यानी अभाव पड़ता है। चलिए, मानव सृजित जो मानव बनाता है या मानव के द्वारा जो नियमित चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। देखो, एक वर्ष एक वर्ष से कम समय अंतराल में होने वाली नियमित कमी वृद्धि, जैसे कि लाइक एग्जांपल बताता हूँ। एक वर्ष से कम समय में अंतर में होने वाली जो नियमित कमी वृद्धि, लाइक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, लोगों की आदतें, ये कारण, ये सभी क्या है? मानव सृजित है। ये मानव के द्वारा व्यवहार चेंज होता है। लाइक एग्जांपल बताता हूँ। छोटा सा बच्चा है, बालक है। आप बचपन में अपनी तस्वीर देखना, आप अपनी खुद की बात करो बड़ा। आप जब बचपन में थे तो सिंपल सी बात है, छोटे थे तो नाक बहती थी आपकी, धीरे धीरे तो धीरे धीरे आप बड़े होते गए। आप बताओ बड़ा, अगर अब आपको नाक बहेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? तो यहाँ पर चेंजेस हुई कि नहीं हुई? तो धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ में क्या होता है, बड़ा परिवर्तन होता है। लाइक एग्जाम्पल के रूप में त्योहार देख लीजिए, या सामाजिक रीति रिवाज देख लीजिए, या लोगों की आदतें देख लो। पहले जो छोटा बच्चा था बड़ा मस्ती करता था, बड़ा उपद्रवी करता था, लेकिन धीरे 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 उसकी आदतों में क्या हो गई? परिवर्तन आना शुरू हो गया। राइट। एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। आप क्लास 12 में या क्लास 12 जैसे ही आपका पूरा होता है, जैसे आपको कॉलेज की हवा लगता है मैडम, आप देखना आपका लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो जाएगा। आपका स्टाइलिश एकदम चेंज हो जाएगा। आपका पहनावा एकदम चेंज हो जाएगा। आपका बोलने का तरीका एकदम चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? जब कॉलेज में आओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कान में ईयरफोन, आंखों में चश्मा, नए नए कपड़े, गाड़ी, बंगला, ये सब के बारे में आप सोचना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है। तो ये मानव सृजित है बड़ा। समझ रहा? मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपको बड़ा रियल लाइफ में होती है और जिससे आप बना के लिख जा सकते हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लाइक सर्दी में मौसम के आभूषण खरीदी बढ़ती है। जैसे ठंडी होती है बड़ा, तो ठंडी में हम लोग ज्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं। ये हमारा फिक्स है बड़ा, ये है पहनना ही पहनना है बड़ा। नहीं पहनोगे तो सिकुड़ जाओगे और घर में फिर जाके घुस जाओगे, बोले ठंडी लग रही है नहीं निकलूंगा।
स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, बच्चे की तरह नाटक करोगे आप लोग। ठीक है, चलिए दूसरा, जब पता है पतंग उत्सव आता है, उत्तरायण, तो उत्तरायण के दौरान हम क्या करते हैं, आ हा हा, खिचड़ी खाने में क्या मजा आता है भाई। और फिर उसके बाद पतंग चकाते हैं, और पतंग का डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उत्तरायण में। अभी तो समय हो गया भाई, आने वाला है, आने वाला है जनवरी में उत्तरायण, पतंग चकाते हैं वहां पर लोग, तो पतंग का डिमांड बढ़ जाएगा वहां पर। वो मानव सर्जित है, कौन बनाता है इसको, मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है ना। तो उस समय उत्तरायण के दौरान पतंगों की जो मांग होती है बड़ा, वो बढ़ जाती है, और खिचड़ी खाने में क्या मजा आता है। और फिर कहते हैं यहाँ पर खिचड़ी खाते रहो और पतंग देखते, बोले लपे, मजा आ गया, है ना। चलिए आगे, जब कोई भी सप्ताह का अंत होता है, तो जिसे संडे का माहौल होता है, तो संडे के माहौल में हम लोग सोचते हैं चलो एक काम करते हैं, चलो यार संडे का मजा आ लेते, चलो सिनेमा हॉल में, चलो पिक्चर देखते चले जाते, और फिर रेस्टोरेंट में भोजन करने चलते हैं, बोले मजा आ गया चलो। तो वहां पर क्या होता है, उस समय संडे के दिन होटल बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और सिनेमा घर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। पता है, क्योंकि सप्ताह का एंड होता है और संडे का दिन होता है। बोले संडे है तो क्या हुआ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। समझा गया, कहने का मतलब क्या है, यहां पर ये डायलॉग भी मैच हो रहा है, देखो। तो देखो, सप्ताह के अंत में सिनेमा घरों में या रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, और त्योहार के दौरान कपड़े या अन्य भेंट वस्तु खरीदने का प्रमाण भी बढ़ जाता है। और जब त्योहार आता है, जैसे होली, दिवाली, तो हम लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। खरीदते नहीं खरीदते, ओहो हो सर, दिवाली आती है तो क्या मजा ही मजा, घर की सजाई करते हैं हम लोग, घर की सफाई करते हैं हम लोग, और फिर उस पर नया नया कपड़ा लाते हैं, और फिर उसके बाद बढ़िया चश्मा लगाएंगे हम, और एक गाड़ी लेंगे, और दोस्तों के घर पहुंच जाएंगे, भाई भंडारा करा भंडारा। बोले क्यों, बोले भाई मिलने के लिए तेरे से आए, तो चाय नाश्ता भेंट तो करा दो। तो उस समय हम क्या करते हैं, त्योहारों के टाइम पे नए नए कपड़े खरीदते हैं, और नई नई वस्तु खरीदते हैं। खरीदते ही नहीं खरीदते, तो ये सब क्या है बेटा, ये मानव सर्जित तत्व का प्रभाव है बेटा। अब बताओ बेटा, क्या आपको मौसमी कमी वृद्धि की टिप्पणी के बारे में क्लियर हो गया। ये सब चाहो तो आप अपनी मर्जी से लिखा जा सकता है, समझ सकते हो। अगर आपको आता है तो बेटा आप अपनी आसानी से लिख सकते हो। अब बताओ बेटा, क्या आपको ये डाउट क्लियर हुआ। अब आपको किस तरीके से लिखना है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग बड़ा मैंने इतना एग्जाम्पल दे दिया आपको बाहर का, देखो टेक्स्ट बुक का नहीं एग्जाम्पल, वो मैंने बाहर का एग्जाम्पल दिया। अब आपको शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बड़ा, अगर डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा बड़ा। और मेरे वीडियो से बड़ा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वीडियो बड़ा एक बार लाइक कर दिया करो, जिससे बड़ा मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट भी किया करो। ठीक है, समझा गया कि अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।